अच्छा जी, तो वर्ड एग्जाम्पल 8 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी so that t seconds after leaving A, its speed v meters per second is given by v is equal to 3t square minus 15t plus 20। अब ये बताएं कि इसके अंदर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? v है, सही। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पर एज अ सब्जेक्ट मौजूद होता है, और जो राइट साइड पे वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात ये हो गई। मैंने आपको इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की पोजीशन के बारे में बता दिया। दूसरी बात ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें, लिख लें, ताकि फिर रिवीजन करते हुए इसको आप देख लें अच्छी तरह। तो जहां भी आप अभी हैं कॉपी वगैरह पे वहीं पे नोट कर लें। अच्छा, अब देखें v यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो नॉर्मली विद पावर 1 होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसमें आपको मैक्सिमम पावर क्या नजर आ रही है? स्क्वायर नजर आ रहा है, 3t स्क्वायर पावर। जब हमें इस तरह स्क्वायर नजर आएगा तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ उस वक्त मिलता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 हो। उसको फिर हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जहां पावर 1 के अलावा कुछ होगी ना, वो फिर नॉन लीनियर हो जाएगा, यानी कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कैसा ग्राफ बनेगा? नॉन लीनियर, यानी कर्व बनेगा। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 5/x। कैसा ग्राफ बनेगा? नॉन लीनियर, क्योंकि जब आप x को ऊपर मूव करेंगे ना तो उसकी पावर -1 है, 1 नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 5x क्यूब। कैसा ग्राफ बनेगा? तो लीनियर सिर्फ उस वक्त बनता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, और वो भी +1। ठीक है, बाकी आप कोई भी इक्वेशन लिखेंगे आपके पास लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा बल्कि नॉन लीनियर बनेगा। The table below shows some values of t and the corresponding values of v। फर्स्ट रो देखें, t की 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज गिवन है। सेकंड रो में उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो v की वैल्यूज है ना वो गिवन है। बस इन्होंने दो जगह पे वैल्यू नहीं लिखी है। और पहला टास्क आपका क्या है कि आप उन्हीं यानी a और b की वैल्यूज वो फाइंड करके बता देंगे। अब इसके लिए आप करेंगे क्या? आप इक्वेशन में t की वैल्यू 1.5 और v की वैल्यू a रिप्लेस करेंगे, उससे आपको a मिलेगा। फिर आप t की वैल्यू 2.5 रिप्लेस करेंगे और v की वैल्यू b रिप्लेस करेंगे, उससे आपको b मिल जाएगा। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर्स टू रिप्रेजेंट 1 सेकेंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस and 2 centimeters to represent 5 meter per second on the vertical axis, draw the graph of this equation for t 0 to 5। जो इन्होंने ऊपर वैल्यूज टेबल में ही आपको बनाकर दे दी है। यह हमारा एक दूसरा टास्क होगा, बड़ा टास्क होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो ये वाला काम हम करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ को देखते हुए ही
जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आंसर करेंगे। तो अब आप शुरू कर लें और ये ग्राफ अपने पास ड्रॉ कर लें। चलिए, अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। स्केल हमने इस तरह यूज किया था कि 2 सेंटीमीटर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करें, और 2 सेंटीमीटर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस वो 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करें। इस तरह हमने स्केल ड्रॉ करके उसके ऊपर फिर प्लॉटिंग की है। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर 0.20, इसी तरह 1.8, फिर इसी तरह से 1.5, 4.25, 2.2, मिनिमम पॉइंट 2.5, 1.25, 3.2, और ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। मेरे पास इस पॉइंट प्लॉट में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इस सॉफ्टवेयर ने प्लॉट कर दिए हैं। अब ये ड्राइंग के बाद हमें करना क्या है, इसमें कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट। आपको चीजें हमने फाइंड करनी है। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द स्पीड इज 10 मीटर्स पर सेकंड। सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्पीड एक्सिस पे कौन सी वैल्यू देखेंगे, स्पीड एक्सिस पे कौन सी वैल्यू देखेंगे, 10 की। 10। जी, 10 की वैल्यू देखेंगे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके हम कर्व तक चले जाएंगे। इस लाइन ने कर्व को जहां भी मीट किया है उसको लाकर हम नीचे स्ट्रेट लाइन को अपने एक्स एक्सिस से मैच करवा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये वैल्यू 0.6, 0.7, 0.75 और 7 के दरमियान कहीं पर होगी। ठीक है। ये हमने असल में 10 की स्पीड पे टाइम फाइंड करना था ना, तो हम यहाँ से एक लाइन लेकर आए और उस लाइन को नीचे लाके हमने एक्स एक्सिस पे मैच करवा दिया। अच्छा, द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन इज 0। अब आपको वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है। स्पीड टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब ग्रेडियंट 0 हो जाए। यहाँ पर आपके पास क्या बना हुआ है, एक कर्व बना हुआ है। कर्व का ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जाता है, हाँ, यानी जिस पॉइंट पे आप ग्रेडियंट फाइंड करना चाहते हैं वहां पे आप टेंजेंट बनाते हैं। अब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा इस ग्राफ में कि जहां अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट वो 0 होता है। कौन सा पॉइंट होगा जहां पे बनाया गया टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। वो जो सबसे नीचे वाला। हाँ, ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, ठीक है, यहाँ पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो आपके पास एक बिल्कुल वो बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो जी, नहीं, हाँ, बल्कि हाँ सही कह रहे हैं आप, ये 1.25 पे, 1.25 पर है ना। तो 1.25 पे बनाई गई लाइन जो है ना, वो हमें वो दे देगी हमारे पास, सही। तो ये वाली लाइन है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये लाइन है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे हमने ड्रॉ की है, हमें क्या बताना है उस पॉइंट के लिए, द टाइम एट विच। तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस पॉइंट के लिए टी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखें, टाइम की वैल्यू आ रही है 2.5। तो हमारा आंसर इस पार्ट के लिए हो जाएगा 2.5। ठीक है, टाइम कितना है एट विच एक्सेलरेशन इज 0, 2.5।
द ग्रेडियंट एट t इज इक्वल टू 4, एक्सप्लेन व्हाट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स। अब हमें t की वैल्यू 4 पे ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। तो t की वैल्यू 4 का पॉइंट ये रहा, ये देखें, ये t की वैल्यू 4 का पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, t की वैल्यू 4 पे ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये पॉइंट आ गया जो कि t की वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, उस टेंजेंट का हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। आप अपने पास मैन्युअली ड्रॉ कर लें, मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलें, यहाँ से सॉल्यूशन से ही देख लेते हैं। हमने t की वैल्यू 4 पे, इन्होंने ना यहाँ पर अपने पास ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो अब ये टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ पे हमने 4 की वैल्यू पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा ना, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो ये कह रहे हैं कि a tangent is drawn to the curve at point t is equal to 4 from the graph gradient is 9, the acceleration of the particle at t is equal to 4 is 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टेंजेंट का जब हमने ग्रेडियंट निकाला तो वो उस पॉइंट पे उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ग्रेडियंट के लिए इन्होंने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए ना, जैसे एक पॉइंट इन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है ना, तो 2 पॉइंट्स इन्होंने कंसिडर करके उसका निकाला। 14.5 डिवाइडेड बाय 1.65, 9 आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 वो 9 हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड इज लेस देन 15। तो ये देखें, ये टाइम की वैल्यू जो स्पीड की वैल्यू जो 15 है ना, इसके दरमियान में हमें देखना है कि कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। तो ये टाइम की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.35 से और ये जा रही है 4.65 तक। तो 0.35 सेकंड से लेकर 4.65 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 15 से कम है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चल रहा है इसकी स्पीड 15 से कम है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो इसका प्लॉट है उस पर आप देखें वाई एक्सिस के लिहाज से वैल्यू 15 से कम है। इससे पहले भी 15 से ज्यादा है और इसके बाद भी 15 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 9 में जो फंक्शंस आएंगे ये स्टेप फंक्शंस कहलाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द स्टेप फंक्शन ग्राफ बिलो शोज द लोकल पोस्टेज रेट्स फॉर लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड स्मॉल पैकेजेस ऑफर्ड बाय कंपनी ए। ग्राफ क्या बता रहा है, मिसाल के तौर पर जो पहला स्टेप है वो क्या बता रहा है, जी ये देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप। When the mass m is such that mass is greater than 0 but it is less than or equal to 20, the postage is 26 cents। सही है। अब देखें, इन्होंने जो स्टेप बनाया है उसके शुरू में इन्होंने एक हॉलो सर्कल बनाया हुआ है और उसके एंड पे एक फिल्ड सर्कल बनाया है, सही है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या शो कर रहा है कि सिमिलरली फॉर masses greater than 20 but less than or equal to 40, द पोस्टेज रेट अब उससे जरा हायर है, 30 से ऊपर चला गया तो वो 32 सेंट्स है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एन एम्प्टी नोट इंडिकेट्स दैट द पॉइंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ।
एंड अ शेडेड नोड इंडिकेट्स दैट द पॉइंट इज इंक्लूडेड। जैसे नंबर लाइन पे होता था ना, बिल्कुल वैसे ही है कि नोड को अगर आपने एम्प्टी रखा है तो मतलब वो खुद इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द मास इज 100 ग्राम्स, द पोस्टेज इज 50 सेंट्स नॉट 80 सेंट्स। क्योंकि 100 वाला जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट है, वो ये थर्ड वाले स्टेप में इंक्लूडेड है। उससे ऊपर जो 80 का स्टेप है ना, उसके अंदर वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर 100 ग्राम होगा तो हम 50 सेंट्स का रेट यूज करेंगे, 80 को यूज नहीं करेंगे। इस तरह इस स्टेप फंक्शन वाले ग्राफ को रीड किया जाता है। ओके, अब इसके बाद ही क्या कह रहे हैं कि राइट डाउन द पोस्टेज टू मेल अ लेटर विद अ मास ऑफ 80 ग्राम्स। अगर किसी लेटर का मास 80 ग्राम्स है तो उसको कितने चार्जेस उस पर लगेंगे? जी, 50 सेंट्स लगेंगे। क्योंकि वो कौन से स्टेप में लाई करेगा? थर्ड वाले में। थर्ड वाला जो है ना, ये तकरीबन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 40 से, और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। तो 40 से 100 के दरमियान जो मासेस होंगे उस पे 50 सेंट्स का रेट लगेगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहे हैं कि कंपनी बी ऑफर्स द फॉलोइंग रेट्स: 60 सेंट्स फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम एंड 0.2 सेंट्स फॉर ईच सब्सिक्वेंट ग्राम। पहले 50 ग्राम्स तक रेट 60 सेंट्स रहेगा। उसके बाद पर ग्राम रेट में इजाफा होगा। 1 ग्राम बढ़ गया पोस्टेज तो 0.2 सेंट्स ऐड हो गए, 2 बढ़ गए तो 2 दफा ऐड हो गए, इस तरह वो बढ़ता जाएगा। Given that Huxian wishes to post a letter with a mass of 150 grams, insert the graph corresponding to the rate offered by company B and use your graph to determine which company offers a lower postage. पहले तो आप कंपनी ए का बता दें। अगर किसी के लेटर का मास 150 ग्राम्स है पोस्ट का, तो उसको कितने सेंट्स देने पड़ेंगे? 80 देने पड़ेंगे। सही है। ये वाला जो वो है ना रेंज है, ये फोर्थ फंक्शन में आ रही है। फोर्थ फंक्शन 100 से स्टार्ट हो रहा है और मास के लिहाज से, और कहाँ तक जा रहा है? 250 तक। 100 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, 100 से बड़ी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है अप टू 250। और इस पूरे स्टेप के लिए रेट कितना है? 80 सेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने कंपनी बी के लिए जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको हमने इसमें इंसर्ट किया। देखें, ये ब्लू ग्राफ इन्होंने बनाया कंपनी बी के लिए। इसमें आपको कितने पोर्शंस नजर आ रहे हैं? 2 पोर्शंस नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है अप टू 50, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यानी अगर 0 से लेकर 50 तक का मास है लेटर का, तो एक ही रेट होगा। वो कितना होगा? 60 सेंट्स। उसके बाद ये इन्होंने लाइन किस तरह ड्रॉ की है? हाँ, इसके लिए इन्होंने देखा कि 1 ग्राम के लिए कितना है, क्या रेट है? हाँ, 2 सेंट्स नहीं, ये था 0.2 सेंट्स फॉर 1 ग्राम। ये रेशो है। अगर हम 10 ग्राम्स कर लें तो कितने सेंट्स बनेंगे? सही है। अगर हम 100 ग्राम्स कर लें तो कितने सेंट्स बनेंगे? 20। ठीक है। अब इस वाले को ना मैं यूज करता हूँ। हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ मास की वैल्यू 50 है और रेट हमारा 60 है। अगर मैं मास में 100 ग्राम ऐड करूं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 150 पर। 50 से स्टार्ट होके कहाँ पहुंच जाएंगे? 150 पर। और अगर हम रेट में 20 ऐड करें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तो इसका मतलब है 150, 80 अगला पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। इन दोनों को आपने लाइन में रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि 250 तक जाएगी। अब ये जो लाइन है, ये कंपनी बी का रेट शो कर रही है, उसकी चार्जिंग शो कर रही है कि वो कब कितना चार्ज करेगी। अब देखिए, अगर किसी लेटर का मास 150 ग्राम्स है तो कंपनी ए उसके लिए 80 सेंट्स चार्ज करेगी, और कंपनी बी भी कितना चार्ज करेगी? 150 है, सेम चार्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पर
दोनों ग्राफ्स कोइंसाइड हो रहे हैं। इत्तेफाक से ये वो मास है जिसके लिए रेट कंपनी ए का भी सेम है और कंपनी बी का भी सेम है। अगर 150 से थोड़ा कम होता तो किसका रेट कम रहता? सही है, देखें 100 से लेकर 150 के दरमियान कंपनी ए ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू कंपनी बी, ऐसे ही है ना। लेकिन अबव 150 कौन सी लेस एक्सपेंसिव है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि 200 ग्राम्स का पार्सल है, अब आप कंपनी ए को प्रेफर करेंगे जो 80 सेंट्स चार्ज करेगी, या कंपनी बी को प्रेफर करेंगे जो 90 सेंट्स चार्ज करेगी? सही है। तो 150 से ग्रेटर मासेस के लिए कंपनी बी ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू कंपनी ए। ये इसका पूरा सोल्यूशन है जो हमें देखना था। तो अब आप इससे आगे वर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन।